अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर दूं। लास्ट टाइम हमने बात की थी सीरीज कॉम्बिनेशन की, हमने बात की थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हाँ, एक आध जो है वो मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे। और सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से बता दिया था कि हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में हमारे पास जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप आंसर निकाल सकते थे। फिर मैंने वो एक फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। आगे वो बातें जहनों में, आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे जूल्स लॉ की। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा। हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। और उस हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है? उस हीटिंग इफेक्ट का कॉज है कंडक्टर में मौजूद रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की वजह से, फॉर एग्जांपल, अगर ये कंडक्टर है और आप ये चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो करे, तो यू विल प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमें याद होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब था एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर का हिस्सा है, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आप इस कंडक्टर के एनर्जी कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो उनका एटम से कोलिजन होता है। कोलिजन के नतीजे में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट की शक्ल में जाया होता है। उसको आप नाम देते हैं हीट डिसिपेटेड का या एनर्जी डिसिपेशन का। ठीक। अगर आप उस एनर्जी डिसिपेशन की बात करें तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। जितनी ज्यादा एनर्जी आप कंडक्टर को प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी डिसिपेशन उतनी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। और ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया या यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम शुरू करें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते थे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या फिर आप इस वर्क डन को अगर चाहते हैं तो सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते थे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अगर मैं कहूं मैं एनर्जी को सिर्फ ए कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी कह रहा हूं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप कैपिटल वी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते थे और डेल्टा वी से पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन ये रूल नहीं है। अब आपने ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट किया है। तो हर इक्वेशन में वी का मतलब आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं V इक्वल आई आर लिखता हूं तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं V इक्वल के क्यू ओवर आर लिखता हूं तो V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। E इज इक्वल्स टू क्यू वी, जहां से हमें नजर आ रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज Q इज कांस्टेंट। यहीं से आपने शुरू किया था जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ये कहता था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाना होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी डिसिपेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी नीचे से अगर आप ये ऊपर जाना शुरू करें तो आप क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर चार्ज है Q। तो पहली इक्वेशन बन गई A इज इक्वल्स टू क्यू वी। अच्छा, इस इक्वेशन के बाद आपको शायद अब बाकी फॉर्म्स जो हैं वो याद आना शुरू हो जाए। याद है इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे डिफाइन किया करते थे? इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने का मतलब होता था I इज इक्वल टू Q ओवर T। सो Q का मतलब क्या हो जाएगा? I इंटू T, जिसका मतलब है E बराबर होगा किसके? I इंटू टी वी, जिसको हम नॉर्मली VIT लिखा करते थे। ठीक है, ये आपके पास जो है वो दूसरी इक्वेशन हो गई। फिर आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस की। आपने कहा V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास बनता था वो क्या बनता था? आई स्क्वायर आर टी। आप एक काम जो है वो और कर सकते थे। वो काम क्या हो सकता था कि आप बजाय इसके कि V को रिप्लेस करें, आप I को रिप्लेस कर सकते हैं V ओवर R से। जब आप इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। E इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर टाइम्स टी। अब इन तीनों इक्वेशन में एक एक बात समझ लीजिए। जिस मोमेंट आपने इसके अंदर आर जो है वो इंड्यूस किया सिस्टम के अंदर, ये ओम्स लॉ से आया है। और ओम्स लॉ के अंदर जो आर होता है वो आर जो है वो कांस्टेंट है। ओम्स लॉ के अंदर जो आर होता है वो आर कांस्टेंट है। याद रखिएगा, ये एनर्जी की जितनी इक्वेशंस हैं, इन तमाम इक्वेशन में हमने अज्यूम किया हुआ है कि V चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है, लेकिन R अपनी जगह पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
क्योंकि अगर मैं डिफरेंट कंडक्टर्स की बात करता हूं तो ऑब्वियसली आर चेंज हो रहा है। अब आप एनर्जी को और आर का कोई लिंक बना सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए मैं आर को कांस्टेंट मानूंगा और वी और आई को जो है वो चेंज करूंगा। अच्छा, ये तो एनर्जी की बात हो गई। याद है आप एक टर्म पढ़ा करते थे, पावर। अब ये टर्म अगर आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया तो वहां पर आपने पावर पढ़ी, फिर आपने एक पावर लेंसेस के अंदर पढ़ी, और अब आप इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो वर्क एनर्जी पावर में वो मैकेनिकल थी, फिर आपने ऑप्टिकल पावर देखी, और अब आप इलेक्ट्रिकल पावर देखेंगे। पावर ये वही है जो मैकेनिकल थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अब अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं तो उसका मतलब होता है E ओवर टी। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों इक्वेशन में से मैं टाइम को लेफ्ट पे लेके चला जाऊं, तो टाइम को लेफ्ट पे जाने का मतलब है कि मेरे पास जो पावर है उसकी शक्ल क्या बननी चाहिए। यहां से अगर मैं पावर निकालूं तो वो बन जाएगी V इंटू आई। अगर आप थोड़ा सा जो है वो गौर करें, मैंने किया सिर्फ क्या, मैंने टी को लेफ्ट पे ले गया तो वो E ओवर टी बन गया। E ओवर टी पावर होता है। इसी तरीके से यहां से अगर पावर का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर। और अगर आप यहां से पावर का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर ओवर आर। हमें जो है ये पावर की सारी इक्वेशंस जो है वो याद हो, अच्छी बात है। अगर याद नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको एनर्जी की इक्वेशन याद है, वहां से आप पावर की इक्वेशन जो है वो बआसानी बना सकते हैं। अच्छा, अगर ये सारी इक्वेशन आपके जहनों में आ गई तो एक एमसीक्यू है, मेरे ख्याल से शायद थ्योरी में भी जो है वो पूछा जाता रहा है। एक कंडक्टर है जिसके अंदर मेरे पास करंट जो है वो आई है, तो इस कंडक्टर में जो पावर डिसिपेटेड है वो कैपिटल पी है। अगर मैं इस कंडक्टर के करंट को 3i कर दूं तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि अब पावर डिसिपेटेड कितनी होनी चाहिए। जी एस सर। सर 9 टाइम्स। और 9i क्यों होगा। सर क्योंकि ये जिस फॉर्मूले में पुट किया मैंने वो रेजिस्टेंस वाला आई स्क्वायर आर, जहाँ रेजिस्टेंस होता है वो डिसिपेशन को शो करता है ना। सही। अच्छा, और मेरे ख्याल से कोई और भी बच्चा बताना चाह रहा है। जी सोनिया। सोनिया अपने एंड से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। अच्छा, सोनिया सुन नहीं पा रही जी। मलाइका। सर 9 टाइम्स ही होगी। 9 टाइम्स होगा। याद रखिएगा अगर आपने इसको करंट को थ्राइस किया तो पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी, 9। अच्छा, अब मैथमेटिकली ये जो पावर की तीन इक्वेशन लिखी हुई है, P इक्वल वी आई, P इक्वल आई स्क्वायर आर और P इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर, मैथमेटिकली ये तीनों सेम है, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ पावर डिसिपेशन या पावर लॉस की बात करें तो पावर लॉस का जो ट्रू फॉर्मूला है वो P इक्वल आई स्क्वायर आर है। देखिए इसका रीजन क्या है, गलत कोई भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, P इक्वल टू वी आई, अगर आज मैं कंडक्टर के करंट को थ्राइस करना चाहता हूं तो V को थ्राइस किए बगैर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि R कांस्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप करंट को थ्राइस करें तो आपको V को भी थ्राइस करना पड़ेगा, तो यहां से भी आंसर 9 आने वाला है। बात सिर्फ इतनी सी कि जब हम फॉर्मूले में कहते हैं ना करंट को ट्रिपल कर दिया और किसी बच्चे ने कहा सर P इक्वल वी आई में करंट को थ्राइस कर दें, पावर थ्राइस आएगी, तो यहाँ गलती क्या है कि आप करंट को विदाउट चेंजिंग वोल्टेज थ्राइस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस लॉजिक के तहत चलना है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने करंट को 4 टाइम्स कर दिया, पहला फॉर्मूला क्या कहेगा, पावर 16 टाइम्स होनी चाहिए। क्यों, अगर करंट को 4 टाइम्स किया है तो V को भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि R कांस्टेंट है। तो मेरे पास यहां से भी 16 आंसर आएगा। बजाय इसके कि आप इतना जो है वो लॉन्गर रूट जो है वो कंसिडर करें, हमने सीधा सा फॉर्मूला P इक्वल आई स्क्वायर आर इस्तेमाल कर लिया कि आप करंट को थ्राइस करेंगे 3 स्क्वायर इज 9, आप करंट को 4 टाइम्स करेंगे V स्क्वायर इज 16। ठीक, हमें हमें जो है वो ये वाली बात जो है वो समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर यहां तक की बात जो है वो क्लियर है, जूल्स लॉ तक की,
तो आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको आप नाम दिया करते थे किसका, ईएमएफ का। ठीक है, यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको आप नाम दिया करते थे ईएमएफ का। अब मैं यहाँ पर सारे नाम लिख देता हूं। आप ईएमएफ क्या है, ठीक है, आप जो है वो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब में कहीं ना कहीं कोई फर्क जरूर मौजूद है। वो फर्क आपके जहनों में है। याद है ईएमएफ कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बनता था, जब बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को कोई करंट सप्लाई ना करे। थोड़ा सा इस बात की जो है वो वजाहत कर लेते हैं। देखिए फर्ज करें मेरे पास एक सेल है, और वो सेल जो है वो कुछ ऐसा है। हमें मालूम है कि इस सेल के अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा, लेट्स से दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, और एक इसका नेगेटिव होगा। तमाम सेल्स के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है, वो पाउडर या पेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है। वो शायद आपको वो ड्राई सेल वगैरह वाली सारी बातें जो है वो याद हो। आप में से वो बच्चे जो आदमजी साइंस कॉलेज में पढ़ते रहे हो, शायद उन्होंने जो है वो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो है वो सेल इस्तेमाल किए जिनमें वो सारे सोल्यूशंस ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, डैनियल सेल आप में से मेजोरिटी ने यूज किया हुआ, आदमजी में वो शायद दूसरा सेल भी सोल्यूशंस के साथ यूज करते थे। एनीवेज, अगर आप सेल की बात करते हैं तो सेल में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि एक कंडक्टर है और दुनिया में हर कंडक्टर की कुछ ना कुछ क्या हुआ करती है, रेजिस्टेंस हुआ करती है। कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट से, और यहां पर जो एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस है इसको मैं डिनोट कर देता हूं आर से। नॉर्मली इस आर को हम नाम देते हैं लोड का। जब कभी न्यूमेरिकल में या एमसीक्यूज में वर्ड लोड इस्तेमाल हो तो इससे मुराद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आप सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे। अब करंट फ्लो करेगा, हम हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो दैट शुड बी फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। अच्छा, अब ये जो सेल है, इस सेल का मकसद है एनर्जी प्रोवाइड करना। ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा पर यूनिट चार्ज, जो मैक्सिमम एनर्जी कोई सेल प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें याद है कि सेल के अंदर कैथोड होता है, सेल के अंदर एनोड होता है। सेल आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो चार्जेबल होगा जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, जो सेकेंडरी कहलाता था, जिसका केमिकल रिएक्शन जो है वो टू वे रिएक्शन हुआ करता था, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ करता था। और एक आपके पास प्राइमरी था जिसमें वन वे रिएक्शन होता था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते थे, एनर्जी बनाते थे। क्योंकि सेल एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल में। वापस टॉपिक पे आ जाओ। देखिए, अगर आप एक सेल की बात करेंगे तो सेल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है एनर्जी प्रोवाइड करने की, वो उस सेल का ईएमएफ कहलाती है। तो इस सेल के ईएमएफ को मैं सिर्फ डिनोट कर रहा हूं किससे, ई से। और इस ईएमएफ का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां पर एक जुमला याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स एक्चुअली, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ फोर्स दैट मूव्स इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट मूव्स इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, और फिर वो कोई और दूसरा ऑप्शन दे दे। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फोर्स क्यों कहते थे, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि अभी तक जो है वो बच्चे क्लास ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 1-2 मिनट तो हम इन चीजों पे लगा सकते हैं ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाकई में फोर्स है? और अगर वाकई में फोर्स नहीं है तो फिर ये फोर्स क्यों कहलाती है? जी मलाइका। सर ये एनालॉगस टू फोर्स है, जिस तरह फोर्स वर्क डन कराती है इस तरह से ये वर्क डन करवाते हैं चार्ज को मूव करा के। सही। देखिए मैकेनिक्स के अंदर जब आप कहते हैं ना बॉडी को मूव करवाना है, तो जिस एजेंट की हमें नीड होती है दैट इज अ फोर्स। एनर्जी बॉडी को मूव नहीं करवाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेंसिल यहाँ रखी हुई और मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे, मैं इसको लाख एनर्जी देता रहूं, ये मूव नहीं करेगी। इट विल मूव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स। जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये मूव कर जाएगी। तो मैकेनिक्स में हमारा मानना यह है कि फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी को मूव करवाता है। ठीक। अच्छा, अब जब आप बात करेंगे करंट की, तो करंट को मूव कौन करवा रहा है, वो एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड करती है।
यही वजह है कि इस एनर्जी का बिहेवियर वो है जो मैकेनिक्स में फोर्स का होता है, तभी हमने इसको नाम दे दिया किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। एनीवेज, एक सेल की एनर्जी जो वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वो ईएमएफ है। ईएमएफ को मैं अगर ईएमएफ लिखने के बाद ई लिख दूं तो शायद बात जो है वो वाज़ हो जाएगी। इसका यूनिट जो है वो वोल्ट होता है, यानी जूल्स पर कूलम। अब होगा क्या, फर्ज करें एक सेल है हमारे पास जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का मतलब है दिस सेल कैन प्रोवाइड 3 जूल्स पर कूलम। रेजिस्टेंस का मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी, रेजिस्टेंस का मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी। तो जितना ईएमएफ सेल जनरेट करेगा उसका एक पोर्शन सेल की अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जाया हो जाएगा। लेट्स से वो पोर्शन जो जाया हुआ वो 0.4 वोल्ट है, जिसको मैं कभी कभार V डैश कह देता हूं, और मेरे नजदीक V डैश का मतलब है क्या, लॉस्ट वोल्टेज। लॉस वोल्टेज आप उस वोल्टेज को कहते हैं जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जाया हो रहा है। अब क्योंकि सेल ने प्रोड्यूस किया था 3 वोल्ट, जाया कितना हो गया 0.4, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको सिर्फ कितना मिलने वाला है, 2.6 वोल्ट। इस 2.6 को हम नाम दिया करते थे किसका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V। इसका मतलब है सेल का टोटल ईएमएफ बेसिकली डिवाइड हो रहा है 3 हिस्सों में, इनफैक्ट 2 हिस्सों में। एक आपके पास कहलाएगा लॉस वोल्टेज, जिसको मैंने ब्लू कलर से जो है वो लिखा हुआ है। एक आपके पास कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। अगर मैं वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ईएमएफ बराबर होगा, V डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू स्मॉल r, और V को क्या लिख सकता हूं, I इंटू कैपिटल R, क्योंकि दोनों सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, इसके बाद अब यहां से डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती थी, I कॉमन निकालने, R प्लस कैपिटल R बन जाएगा। ठीक, हमारे नजदीक जो फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले उसकी बात कर लूं। E इज इक्वल टू IR प्लस V। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने लॉस वोल्टेज की जगह उसकी वैल्यू रख दी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V ही रहने देता हूं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। E इज इक्वल टू IR प्लस V। अगर मैं चाहता हूं कि E बराबर हो जाए V के, यानी EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसा कब होगा, जब आपके पास करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और करंट कब 0 बनेगा, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सर्किट। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बने, तो ऐसा सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सर्किट में कोई करंट ना हो, यानी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। अच्छा, शायद किसी को याद हो कि इसी इक्वेशन की आपने एक फॉर्म ये भी पढ़ी हुई है, A इज इक्वल टू V माइनस IR। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको V प्लस IR रख देता हूं आपके लिए, शायद रिलेट करना जो है वो आसान हो जाए। आपने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो ड्राइव किया था E इज इक्वल टू V प्लस IR। किताब के अंदर मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल है और एक प्रॉब्लम है जिसमें आप E इज इक्वल टू V माइनस IR यूज करेंगे। किसी को फर्क याद है ये वाला, कि दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या था? जी मलाइका। सर, नीचे वाले में सोर्स के लिए हम निकालते थे जो कि हमें चार्ज करने के लिए बैटरी को चाहिए होती थी, तो V हमारे लिए वो सोर्स की पोटेंशियल होती थी। सही। तो अगर मैं इसको और आसान कर दूं, तो ये जो पहली इक्वेशन है ये उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आप सेल को डिस्चार्ज करेंगे। सेल को डिस्चार्ज करने का मतलब ये होता है कि सेल सोर्स बनेगा और एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगा। और दूसरी इक्वेशन उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आप सेल को चार्ज करेंगे। ठीक है, इस सेल को चार्ज करने में, डिस्चार्ज करने में E का मतलब EMF है, V का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, आपको फर्क याद होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल पढ़ के आपको आइडिया होता है कि सेल इज डिस्चार्जिंग, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। और अगर आपको सेल पढ़ के आइडिया होता है कि सेल इज बीइंग चार्ज्ड, सो E इज इक्वल टू V माइनस IR। वैसे अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाऊं तो शायद आप बात समझ लेंगे। अगर आज एक सेल का EMF लेट्स से 20 वोल्ट है और मुझे इसे 20 वोल्ट पे चार्ज करना है, तो जो सोर्स होगी वो 20 वोल्ट की नहीं होगी, सोर्स मुझे ज्यादा चाहिए होगी। कितनी ज्यादा चाहिए होगी, जितना लॉस वोल्टेज होगा। फॉर एग्जांपल सेल का EMF है 20, लॉस वोल्टेज है 4 वोल्ट का, तो जो मुझे एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगी वो 24 वोल्ट की चाहिए होगी।
ताकि चार्ज आए और जो बेस जो है वो सेल को चार्ज कर दे। ठीक, अब आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो शायद इक्वेशन की आपको नीड भी ना पड़े। बार लॉजिक ध्यान में रखिएगा कि सेल डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, सेल चार्ज होगा तो क्या होगा। ठीक, मैंने बहुत शुरू में ये बात बता दी थी कि सेल को जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, और वो फिर सम और डिफरेंस वाली एक कंडीशन थी जो आपके जहनों में होनी चाहिए। अच्छा, अब जितनी बातें आपको बता दी, अगर अगर यहाँ तक किसी के जहन में जो है वो कोई सवाल है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे जो है वो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चले, अगर अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं आता तो मेरे जहन में तो सिर्फ सवालात ही रहते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हल्की फुल्की जो है वो कुछ प्रैक्टिस जो है वो करवाने की कोशिश की थी। वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शायद बहुत सारे बच्चों को जो है वो याद भी हो। अच्छा, अगर मैं रेजिस्टेंस जो है वो स्केल ना बनाऊं और मुनासिब ना बनाऊं तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि वो शायद बहुत सारे बच्चों को याद होगा सर रेजिस्टेंस का सिंबल जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि एक ऊपर से शुरू होता है और एक नीचे खत्म होता है। ठीक है, मैं जो हूँ वो सिर्फ जल्दी में बना रहा हूँ, तो अब जैसी भी बना रहा हूँ अगर आपको इंडक्टर भी लगे ना तो इसको रेजिस्टेंस मान लीजिएगा। कुछ ऐसे सर्किट होते थे, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख दूं, लेट्स से 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 1.5 ओम, 1.5 ओम, यहाँ पर लिखते हैं 4.5 ओम, और यहाँ पर दोबारा 1 ओम और 1 ओम। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, सिर्फ ये सर्किट बनाने का मकसद ये है कि आपको एक बात याद दिला सकूं कि सर्किट हमेशा अपने क्लोज एंड से सॉल्व होते हैं। क्लोज एंड का मतलब है कि आप यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और अब अगर आप इन तीनों को देखें तो ये तीनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये तीनों जो है वो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में, मैं अगर सिविक थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये तीनों जो है वो सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हुआ, सीरीज का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करूं तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या निकलना चाहिए, 3 ओम, क्योंकि तीनों सीरीज में 1 + 1 + 1 क्या बन जाएगा, 3। जैसे ही आपके पास 3 बना तो अब होगा क्या, ये वाला 3 ओम और ये जो तीनों का इक्विवेलेंट है 3 ओम, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। अगर ये आपके पास जो है वो इक्वल हो गए तो याद है अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो दोनों का क्या बन जाता है, आधा बन जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल लूं तो वो कितना आएगा, 1.5 ओम। क्यों 1.5 ओम, क्योंकि आप 3 और 3 को पैरेलल में लगाएंगे वो क्या बनेगा, 1.5। तो अब हुआ ये कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई 1.5 ओम की, मेरे पास एक यहाँ पर लगी हुई है 1.5 ओम की, और एक यहाँ पर लगी हुई है 1.5 ओम की। यानी अब मैं जो बात कर रहा हूं वो इस सेगमेंट की बात कर रहा हूं। 1.5, 1.5, 1.5, अगर आप इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से क्या निकाल लेंगे, 4.5 ओम। जो इक्विवेलेंट आपने 4.5 ओम का निकाला है वो बेसिकली इस 4.5 के साथ, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस 4.5 के साथ ये पैरेलल होगा। वंस अगेन, दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो आधा हो जाएगा। अब 4.5 और 4.5 का अगर आपको हाफ निकालना हो तो कितना बनेगा, 2.25 हो। और जब आपने ये निकाल लिया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप सब देख पाएंगे, जैसे मैंने 2.25 निकाला तो मुझे नजर आ रहा है 1 ओम, 2.25, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ये 2.25 है, और फिर बाकी जो दो रेजिस्टेंसेस थी, ये वाली 1 ओम की और ये वाली 1 ओम की, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, और तीनों ऐड होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4.25 ओम। ऐसा न्यूमेरिकल जो है वो मुझे याद पड़ता है आपने एक कैपेसिटर में भी सॉल्व किया है, एक आपने रेजिस्टर्स में भी सॉल्व किया। अभी आपकी अपनी किस्मत है, अगर सवाल ऐसा आ गया कि उन्होंने किसी रेजिस्टर का करंट पूछ लिया तो फिर तो जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते।
किताब के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, बिल्कुल ऐसे 2 क्वेश्चन मौजूद होंगे, एक में शायद से इक्विवेलेंट निकालना हो या एक ही क्वेश्चन और किसी एक रजिस्टर का करंट निकालना का, मुझे गलत याद नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जो सर्किट वाले न्यूमेरिकल है ना, अगर मैं एक न्यूमेरिकल क्लास में सॉल्व करने लग गया तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करूंगा ना, मैं 5 से 6 मिनट जो है वो उस पर लगा दूंगा। मैंने आपको हर तरह का सिंपल और ये कॉम्प्लिकेटेड एक एक जो है वो करा दिया कि प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। प्रैक्टिस के दौरान अगर आप में से किसी को जो है वो कंफ्यूजन है कि आप जो है वो समझ नहीं पा रहे या आपको जो है वो बात क्लियर नहीं हो रही, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके, क्योंकि अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं, वो अपने सोल्यूशन भेजते हैं, सर यहाँ तक कर लिया, इसके आगे नहीं हो रहा। तो फिर मुझे जितनी अरिथमेटिक आती है मैं उसके मुताबिक उन्हें बता देता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप भी कहीं पे सोल्यूशन के दौरान स्टक हो जाएं, तो आप क्या करें, सिर्फ उसकी एक पिक्चर लें, आप टीचर से शेयर करें, मैं जितनी मेरी दानिश है उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाली बात क्लियर है, तो अब जरा उन टॉपिक के न्यूमेरिकल कर लें जो हमने लास्ट टाइम पढ़े, लेकिन मैंने उनका जो है वो कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं कराया। और वो न्यूमेरिकल थे कौन से? चलें, अभी आपके सामने जो है वो कुछ न्यूमेरिकल है। अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स के बारे में अगर हम पहले ये आखिरी 2 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, वैसे अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक रखी हुई है? माशाल्लाह। नहीं, बस इतनों के पास किताब है, बहुत जबरदस्त है। अब साथ होने से मुराद ये कि अभी आपके सामने है। अगर मैं आपसे कुछ पूछ लूंगा तो आप मुझे जो है वो बता देंगे, ठीक है। तो साथ नहीं रखिएगा, क्योंकि मुझे जो है वो हो सकता है वैल्यूज की जो है वो नीड पड़े। देखिए क्वेश्चन क्या है, a source of what potential difference is needed to charge a battery। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे मुझे पहला इंप्रेशन यही मिल रहा है कि a source of what potential difference is needed to charge a battery, यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली वो किसकी बात कर रहे हैं? चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की। और अगर वो चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की बात कर रहे हैं तो मैं आंखें बंद करके फॉर्मूला लिख दूंगा, E इज इक्वल टू V माइनस IR। अब देखें क्या क्या गिवन है। A source of what potential difference is needed to charge a battery of 20 volt? ये EMF हो गया, यूनिट नहीं लगाता मैं यहाँ पे। What potential difference? V is required. Internal resistance is 0.1 and current is 70. So 70 into 0.1, ये क्या बन जाएगा? V minus 7, क्योंकि 70 into 0.1 7 बनेगा। V बन जाएगा 20 plus 7 equal 27 volt। देखिए न्यूमेरिकल मैंने वैसे सॉल्व कर दिया जैसे अगर 4 नंबर के लिए आता तो आप सॉल्व कर देते। अगर ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ गया तो मेरा अपना ख्याल था कि कुछ भी नहीं करना था। क्यों? रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज 0.1, करंट इज 70, तो मुझे नजर आ रहा है लॉस वोल्टेज इज 7 वोल्ट। तो 7 + 20 विल गिव यू 27 वोल्ट डायरेक्टली। अगर आप इस तरह क्विकली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। हमें यही एप्टीट्यूड जो है वो बेसिकली डेवलप करना था कि आप जो है वो कम से कम वक्त में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो फिर आती हुई चीज को गलत ना करें, एक्स्ट्रा स्टेप कर दें, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जबरदस्ती जो है ना वो तब आजमाई नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी क्विक मैथ्स जो है वो अच्छी नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप सारे माशाल्लाह से बड़े ज़हीन बच्चे हैं और आपकी क्विक मैथ्स जो है वो यकीनन मुझसे भी जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि जो मेंटल मैथ्स है उसका ताल्लुक जो है वो दिमाग से, और इस जिस एज में आप हैं वहां पे दिमाग जो है वो ज्यादा चलता है, ठीक है। हमारी तो उम्र हो गई है, तो उस उम्र में जो है ना वो इतनी जल्दी कंप्यूटेशन में जो है वो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता हो। तो एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया। अब जल्दी से दूसरा न्यूमेरिकल देखें। A battery of EMF of 24 volt is connected to 10 ohm load and a current of 2.2 ampere flows in it। सवाल से क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि सेल इस दफा चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि सेल इस दफा क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो गिवन क्या क्या है? बैटरी ऑफ EMF मुझे E गिवन है, कनेक्टेड टू 10 ओम लोड। लोड के लिए मैंने वजाहत कर दी, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए लोड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। करंट ऑफ 2.2 एम्पियर का मतलब I हो गया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, मुझे R चाहिए,
एंड टर्मिनल वोल्टेज मुझे V चाहिए। तो अब आपको याद होगा टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I इंटू आर से। और अगर मुझे जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इस्तेमाल करेंगे E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, जिसका मतलब होगा आई आर प्लस आई इंटू आर। मुझे E मालूम है, मुझे I मालूम है, मुझे कैपिटल R मालूम है, I मालूम है, क्या निकाल लूंगा, R की वैल्यू। न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर कीजिएगा, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि सेल के चार्ज होने में और सेल के डिस्चार्ज होने में क्या फर्क है। अच्छा, मैं अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल पे वापस आ रहा हूँ, मैं असल में इस पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे वापस जाना चाहूंगा। एक छोटी सी बात मुझे अभी रिकॉल हुई जो मुझे यहाँ बता देनी चाहिए थी। देखिए, जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल्स होता है। मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना के लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए कि कुछ एडिशनल चीज थी। एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल्स होता है और पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है वो एक यूनिट और होता था जिस यूनिट को आप नाम दिया करते थे किसका, किलो वॉट आर का। याद है यूनिट किसका होता था, पावर का, एनर्जी का? जी संध्या। जी संध्या। उजैफा आप बता दीजिए। सर एनर्जी का यूनिट था किलोवाट आवर। बिल्कुल, किलोवाट आवर या वॉट आवर। वॉट के साथ जब भी टाइम लग जाएगा ना तो इसका सेंस बनता है पावर इनटू टाइम, और पावर इनटू टाइम से जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो वैल्यू जो है वो बेसिकली एनर्जी की वैल्यू होती है। तो किलोवाट आवर इज बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड दिस किलोवाट आवर इज बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आज अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो कि डेफिनेटली आता होगा, ठीक है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें एक फील्ड होती है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। बेसिकली 1 यूनिट करस्पॉन्ड टू 1 किलोवाट आवर। और शायद आपको वो रिलेशन याद हो कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता था, 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स के। जब आप अपने घर में 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया। अब ऐसे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में बिल्कुल आ सकते हैं कि वो आपको पूरा डेटा दें जिससे आप एनर्जी निकाल लें, और फिर वो आपको बताएं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेट्स से 15 रुपीज पर यूनिट। तो क्या करना होता था, एनर्जी को जूल्स में निकालते थे, जूल्स में निकाल के किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते थे, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, और फिर आप नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम को रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालते थे। किताब में न्यूमेरिकल मौजूद है, मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा करा भी दूंगा, लेकिन सिर्फ यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। और रेट से मेरी मुराद क्या है, रेट से मेरी मुराद है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट से मुराद है नंबर ऑफ किलोवाट आवर। मैंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें जो है वो इसकी नीड जो है वो बिल्कुल पड़ेगी। बहरहाल, अगर ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आते हैं तो अब जरा इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। The resistance of a tungsten wire used in the filament of a 60-watt bulb is 240 ohm. When the bulb is hot at temperature of 2020, what would you estimate its resistance at 20 degrees Celsius? अच्छा, अब जो मदद मुझे आपकी दरकार होगी, सर जल्दी से टंगस्टन फिलामेंट के लिए मुझे रो की वैल्यू बता दीजिए और मुझे अल्फा की वैल्यू बता दीजिए। मेरा तो कोई बहुत मुश्किल सवाल कर दिया, नहीं चले।
जी है सर। सर रो की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट माइनस 8 5 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओम मीटर्स, ठीक। और अल्फा और 0.0045 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। अच्छा, अब अगर ये सवाल जो है वो एमसीक्यूज में आएगा तो डेफिनेटली आपको रो और अल्फा जो है वो गिवन होगा। वो यकीनन आपका जो है वो इस बात का जो है वो इम्तिहान नहीं लेंगे कि आपको रो भी याद हो अल्फा भी याद हो, लेकिन मेरा मेरा मशवरा है वो मेटल जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमने यूज किए, टंगस्टन होगा, सिल्वर, कॉपर, शायद कहीं पे वो कॉन्स्टेंटिन का जो है वो आपको जिक्र नजर आ जाएगा किताब के अंदर। अगर इनकी वैल्यूज जहन में रह जाएं तो बुराई नहीं है कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि आज रात को आपने जो है ना वो कमरे में टहल टहल के जो है वो रट्टे मारने हैं कि ये वैल्यू होती है। रह जाए याद, अच्छी बात है, ना याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ये वैल्यू देनी चाहिए। सिर्फ ये सवाल मैंने चूज क्यों किया, देखिए एक बात आप में से मेजॉरिटी को याद होगी कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की बात करनी है। तो जो फॉर्मूला मेरे जहन में आएगा वो ये वाला होगा, RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले की लिमिटेशन याद है, ये R0 लाजमी तौर पर 0 पे कैलकुलेट होता है। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्या क्या है, the resistance of a tungsten wire used in the filament of a 60 watt bulb is 240 ohm when the bulb is hot at temperature of 2020। इसका मतलब है ये जो RT है ये बेसिकली मुझे 240 गिवन है, मुझे R0 गिवन नहीं है। 1 प्लस अल्फा कितना होगा 0.0045, और आप यहां पर T की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करेंगे 2020। देखिए क्यों, जब मैं डेल्टा टी निकालूंगा ना तो डेल्टा टी में एक टेम्परेचर तो लाजमी तौर पे 0 होना है, तो ये बनेगा 2020 माइनस 0, तो वो 2020 रहेगा। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी होगी किसकी, आर नॉट की। अब ये जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। मैं भी ट्राई करता हूं, देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस, देखिए 2020 है, आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अगर मैं इस 2020 को 2000 मान लूं ना तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मेरी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाए। देखिए क्यों, इसको बनाइए 4.5 एक्सपोनेंट -3। अगर मैं 0.0045 को साइंटिफिक में लिखूं तो ये 4.5 एक्सपोनेंट -3 बनेगा, और अगर मैं 2000 को साइंटिफिक में लिखूं तो 2 एक्सपोनेंट 3 बनेगा। ये -3 और +3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देंगे, साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करना सीखिए, आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। 240 इक्वल R0 1 प्लस 4.5 इंटू 2 क्या बन जाएगा 9, 1 प्लस 9 क्या बन जाएगा 10। तो मेरे पास R0 की वैल्यू होनी चाहिए 240 ओवर 10 यानी 24 ओम। अब फर्ज करें क्वेश्चन में मुझे R0 ही निकालना था, मैंने अपने ऑप्शंस देखे, मुझे ऑप्शन में नजर आया 23.4, मुझे ऑप्शन में नजर आया 24.5, 25 और 26। किसको सही मानेंगे सर? आपने इतना जल्दी बोल दिया कुछ पता ही नहीं चला। मैं लिखता हूं, मैं आपको जो है ना वो ऑप्शन दे देता हूं, थोड़ा सा अजीब से कलर से दे रहा हूं ताकि सबको नजर आ जाए। 23.4, 24.8, 29 और 30। कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? जी ऐसा सर 24.8 24.8 को। अच्छा, और जी हो ना, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बताना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। 23.4। अच्छा, उन्होंने कहती है 23.4। जी साइमन, आप क्या कहते हैं? 23.4। चलें ठीक, अब मैं 23.4 से सर। 23.4। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद 23.4 जो है वो सही आंसर है। देखिए क्यों, जो अप्रोक्सीमेशन आप कर रहे होते हैं आपको मालूम है आपने किया क्या है, आपने 2020 को 2000 बना दिया। अगर ऐसा कर देते तो अभी देखिए जिंदगी कितनी आसान होती है ना, 2020 को 2000 बना देते, क्योंकि मैं भी 20 साल छोटा हो जाता और हालात भी दुनिया के जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपने 2020 को 2000 बनाया तो आपने वैल्यू को कम कर दिया,
यानी जो 1.9 है इसको टेक्निकली 9 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, ज्यादा। तो जो 10 आया उसे 10 से क्या होना चाहिए था, ज्यादा। जो 10 से ज्यादा आया, तो 240 को अगर मैं 10 से डिवाइड करके 24 निकालता हूं, तो 240 को 10 से बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, तो आंसर 24 से कम आना चाहिए। देखिए ये एप्टीट्यूड है जो आपको डेवलप करना है कि जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो किस अजम्पशन पे कर रहे हैं आप। अच्छा, द मोमेंट यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर नॉट, अब सवाल का सेकंड पार्ट हमारे लिए जो है वो आसान हो गया। अब आप लिखेंगे आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अब फर्क क्या पड़ेगा, एक तो जगह जो है वो थोड़ी सी कम पड़ गई, तो मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ। आर नॉट की वैल्यू आपने लिख दी, बहरहाल मैं अभी 24 से सॉल्व कर रहा हूँ। 24 1 प्लस आप अल्फा पुट करेंगे और डेल्टा टी इस दफा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो कैलकुलेशन मैंने बताया आप उसे फॉलो करके इस न्यूमेरिकल को आगे बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, इस ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, उसमें आप जो है ना ये आर नॉट वाली कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। देखें, ये जो ब्लू और रेड से वर्किंग हुई है ना, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेरा अपना ख्याल है कि एक जो है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था। किसी के जहन में ऑप्शन आता है कि सर आप ऐसे कर लेते ना तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता। जब तक मैं जगह बना रहा हूं, आप में से अगर कोई बताना चाहे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, इसका ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता था जिससे आप जो है वो आर नॉट की कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते थे। आप लिखते आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस 0.0045 इंटू 2020, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखते आर टी डैश वंस अगेन आर नॉट 1 प्लस 0.0045 इंटू जस्ट 20। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से क्या होगा, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो फॉर्म सिर्फ ये रह जाएगी, आर टी ओवर आर टी डैश इक्वल 1 प्लस 0.0045 इंटू 2020 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0045 इंटू 20। मुझे आरटी मालूम है, मुझे आरटी की डैश की वैल्यू चाहिए, मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा, मुझे आर नॉट वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। पहले वाला मेथड आसान था, लेंदी था। दूसरे में जो साइंस है वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि दोनों केसेस में आर नॉट सेम रहेगा, अगर मैं इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा रिजल्ट मेरे पास तब भी जो है वो बिल्कुल सही रिजल्ट लाना है। गालिबन एक न्यूमेरिकल जो है वो और लिखा हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 50 at 50 degree Celsius of a copper wire 2 millimeter in diameter and 3 meter long। अगर मुझे कोई बच्चा जल्दी से जो है वो रो की और अल्फा की वैल्यू बता दे, मैं दोनों इससे पूछ लेता हूँ, मुझे नहीं पता होता हमें क्या इस्तेमाल करना है। जी, कॉपर के लिए तो वैल्यूज बता दें। जी फरकंद एजाज। सर हमारे पास रो की वैल्यू 1.60 एक्सपोनेंट -8 है, -8, ओके, एंड अल्फा 0.0039। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, इन्होंने आपसे कहा 50 डिग्री पे कॉपर वायर जिसका 2 मिलीमीटर डायमीटर और लेंथ गिवन है। जब भी डायमीटर और लेंथ गिवन हो, मेरे जहन में जो फॉर्मूला आता है वो ये वाला आता है, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, देखिए बच्चों के सामने जो है वो आपके सामने बुक मौजूद है, टेबल मौजूद है, आप इस बात से एग्री करेंगे जो अल्फा और रो किताब में गिवन है, ऑल दी वैल्यूज आर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो सारी वैल्यूज जो है वो 0 पे हैं। मेरे ख्याल से सारा इजाज कुछ कहना चाह रही हैं। अगर किसी बात से कोई डिसएग्रीमेंट है तो आप बिल्कुल जो है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, आर इक्वल रो एल ओवर ए। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास जो रो की वैल्यू है ना वो 0 पे है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, रो एल, एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर .
हाँ, सारा एजाज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्लास जो है वो खत्म हो गई है। कैसा ही है, हैंडल्स कर लेंगे ना, मुझे पता चल जाएगा। जितना टाइम इसमें जाया होगा मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दूंगा। आर इक्वल रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू यहाँ से आप निकालने वाले हैं वो वैल्यू बेसिकली किसकी होगी? आर नॉट की। जब भी आर इक्वल रो एल ओवर ए इस्तेमाल करेंगे वैल्यू हमेशा आर नॉट की आएगी। अब मुझे वैल्यू चाहिए 50 पे। अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट जरूर करिएगा, ठीक है? क्या आज क्लास जो है वो 12:45 पे खत्म होती थी? मेरे ध्यान में कुछ ऐसा ही है, शायद तभी थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन है। जी मामा। नहीं सर, आप क्वेश्चन कंप्लीट करा लें, अभी 7 मिनट्स हैं। अभी है 7 मिनट्स? चले जी। ठीक है। नहीं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। आपने वैल्यूज पुट करके इसे सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सही ये कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है। रो की जगह क्या लिखूं? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8। लेंथ की जगह पे क्या लिखूं? 3। पाई की जगह क्या आ जाएगा? 3.14। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको सिर्फ क्या मान लेता हूं? 3। और रेडियस की जगह क्या आएगा? देखिए 2 मिलीमीटर डायमीटर है। अगर 2 मिलीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 1। ये सवाल की सबसे अच्छी बात है कि वैल्यू ऐसी है कि जो सॉल्व हो जाएगी। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बनेगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है। अब अगर आप यहां पर जो है वो इसको सिंप्लीफाई जो है वो करेंगे, ठीक है, तो 1.6 ओवर 1 आपके पास क्या ही रहेगा? 1.6। और जो 10 पावर माइनस 8 है वो क्या बन जाएगा? 10 पावर माइनस 2 ओम। ये आपने वैल्यू निकाल ली किसकी? आर नॉट की। ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दी। अगर आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो मैनेज करना आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई मुश्किल होगी। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत है, ठीक है। मेरा आप तमाम बच्चों को एक बड़ा ही जो है वो मुखलिसाना मशवरा ही है कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट जरूर कीजिए, सारे कीजिए। भले से एक दफा रजिस्टर देख के कर लीजिए और एक दफा बगैर देखे कीजिए ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि एम कैट के बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना बड़ा ही जो है वो क्या कहते हैं मशाक और एक्सपर्ट किस्म का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है वो आया करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो 2 न्यूमेरिकल और सॉल्व करवाने हैं। मैं न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह वो अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। टेस्ट रिव्यू करना है, क्योंकि हमने जो है वो लास्ट क्लास में टेस्ट रिव्यू नहीं किया था। मैं जल्दी से टेस्ट रिव्यू कर दूं और ये टेस्ट पेपर मैं अपने पास लेके आ जाऊं जरा। इस दौरान अगर किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन है तो अब आप जो है वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी साइमन। सर ये जो भी न्यूमेरिकल करवाया था लास्ट में, इसको एक दफा रिपीट कर जी दें। जी, जो लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल कराया था उसको एक दफा रिपीट कर दूं। इस वाले की बात कर रहे हैं? देखिए मैंने Yes, इसमें sir. सिर्फ ये कहा था कि जब आप आर इक्वल रो एल ओवर ए लगाते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आती है ना वो हमेशा वैल्यू आर नॉट की आती है। आप आर टी कभी भी नहीं निकाल सकते। तो मैंने जो है वो वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मुझे आर का जो है वो स्क्वायर करना है। डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। और मिली का मतलब होता था 10 पावर माइनस 3। मैंने सिंप्लीफाई किया, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 2 आंसर आएगा। जैसे ही मैंने ये आंसर निकाल लिया अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला, और फिर मैं यहां से आर टी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। चले, अगर ये वाली बात जो है वो ठीक है तो हम जल्दी से यहां देखें। Which of the following is true about long sightedness? It can be overcome by using a convex lens। मेरे ख्याल से सिर्फ फैक्ट था जो आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि
लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या है? रेज आर लॉन्ग इनफ टू रीच बियॉन्ड रेटिना। रेज रेटिना के बाहर जाके इंटरसेक्ट करेंगे, मुझे रेटिना पे करना है, रेज को और कन्वर्ज करना है। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। मैं सिर्फ कलर चेंज कर लूं कि आप देख पाए। क्वेश्चन नंबर 2, spherical aberration can be removed by using an aperture. Spherical aberration can be removed by using an aperture. अच्छा, एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं। किसी बच्चे ने बुक रीड की है और उसने स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ी हो, क्या किताब में स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव करने का कोई और तरीका बताया गया है? मैं इसका जवाब अभी आपसे नहीं ले रहा, किताब को पढ़िएगा, और अगर हो तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी कि क्या किताब में कोई और मेथड मौजूद है स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने का। Where should an object be placed in front of a convex lens of focal length 10 cm to get its real image magnified 5 times? याद है m equal q over p होता है, तो इसका मतलब q की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 times p। क्योंकि इमेज रियल है तो 1 over f equal 1 over p plus 1 over 5p। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 over 10 क्या बन जाएगा? 6 over 5p। तो 5p is equal to 6 into 10, यानी p equal 12 सेंटीमीटर मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। The final image formed by a compound microscope is virtual, inverted and magnified. Fact था, आपको याद होना चाहिए था। Length of a telescope is 2 meters, its magnifying power is 19. The focal length of objective and eyepiece will be, पहली बात, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 2 मीटर है। अगर आप तमाम ऑप्शंस को गौर से देखें तो सबसे आंसर जो है वो आपके पास 2 मीटर या 20 सेंटीमीटर बन रहा होगा। अगर ऑप्शन ऐसे होते कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता कि सम उससे 2 बनता, मैं उसी को मार्क कर देता बगैर किसी कैलकुलेशन के, क्योंकि यहां पर सबसे आंसर लेंथ का 2 मीटर आने वाला है। लिहाजा अब मुझे कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? लेंथ मेरे पास है 2 मीटर जो कि बराबर होती है FO प्लस FE के, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर आप कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज 19 FO ओवर FE, तो FO का मतलब बन जाएगा 19 FE। इसको जो है वो आप अगर वैल्यूज जो है वो इक्वेशन में पुट करें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आपके पास जो है वो क्या ऑप्शन सी आ रहा था? बच्चे जो है वो सोच में पड़ गए। हिंट मैंने लिख दिया है, कैलकुलेट जरूर कर लिएगा। मैं पूरा रिव्यू कर दूंगा ना, मैं वापस यहीं पे आके कैलकुलेट कर दूंगा। इन गैलीलियन टेलीस्कोप कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज eyepiece. What should be focal length of a convex lens to make a magnifying glass of magnifying power 11? आप इस्तेमाल करेंगे 11 equal 1 plus d over f, 25 over f equal 10, तो f का आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। और आखिरी एमसीक्यू हमारे पास क्या था? A microscope has an objective of 10 millimeter focal length and eyepiece of 50 millimeter focal length. What is the distance between the lenses if object is in sharp focus? याद है इस sharp focus का मतलब क्या होता था? QE is minus 25 centimeter. क्योंकि all values are in millimeter, you will use 250 millimeter. तो आपको करना ये था कि पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करते 1 over FE equal 1 over PE plus 1 over QE, और यहां से वैल्यू निकाल लेते किसकी? PE की। फिर आप फॉर्मूला लगाते 1 ओवर FO इक्वल 1 ओवर PO प्लस 1 ओवर Q0। मुझे FO गिवन है, P0 गिवन है, मैं क्या निकाल लेता? Q0। और लेंथ कैसे निकालते थे आप? PE प्लस Q0 के। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कोई भी मुश्किल हो मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में जो है वो कैलकुलेशन भी जो है वो बिल्कुल कर दूंगा, ये आपसे शेयर भी कर लूंगा। ठीक है, हम अगली क्लास में मुझे जो है वो 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने इलेक्ट्रिसिटी के। हम होपफुली मैग्नेटिज्म जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप में से पहली बात ये कि मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी होगा। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आज देने वाले होंगे, जो अगला टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक, और मंडे की क्लास के मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए। होपफुली आई विल स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म। ठीक,
अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्विक क्वेश्चन, जल्दी से पूछना, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। जी इकरा। सर ये जो ऊपर इक्वेशन है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसमें टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू डालेंगे, 50 या फिर कोई और? हाँ नहीं, अब 50 आ जाएगी ना, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस 50 पे चाहिए, तो एक टेम्परेचर 50 होगा और एक 0 होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ मैं बल्कि साइमन से भी सवाल मैं ले लूँ। जी साइमन। सर जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बताइए, उसमें मैंने ऐसे किया कि 200 मीटर है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होगा, तो कंबाइन जो है 200 सेंटीमीटर आना चाहिए। असल में वो जितने ऑप्शंस है ना, मैं उसमें यही बात सी पे बता ही रहा आ था रहा सबसे, था। कि बाकी पे नहीं आ रहा था क्या? मेरा तो ख्याल ऐसा है कि नहीं बाकी सर, पे भी जो है 200 वो सेंटीमीटर से उसी में आ रहा है। जबरदस्त। यानी ये तो जिंदगी जो है वो बड़ी आसान हो गई। अच्छा सही है, ठीक है, मुझे भी याद आ गया। सवाल में वैल्यूज ऐसी बनाई थी कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ 200 सेंटीमीटर ऑप्शन सी से आ रहा है, कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा, यही आएगा, वरना तो आप देख के जो है वो निकाल लेते हैं। ऑप्शन ई से भी 200 आता है, लेकिन ऑप्शन ई में आईपीस जो है वो नेगेटिव फोकल लेंथ के साथ है, जो कि सिर्फ गैलीलियन में होता है। ठीक, आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।